क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों की बहुत ही अच्छी फिर से क्लास होने वाली है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और मोस्टली टेक्सटाइल डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, टेक्सटाइल के महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको आज जानेंगे। और ये ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आई हुई हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर होम साइंस से जो रिलेटेड है उसका उठा के देखेंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया, यूसी नेट हो गया और या टी कुछ भी देखेंगे, तो ऐसे एग्ज़ाम में क्या होता है, यही शब्दावलियाँ पूछी जाती है और बच्चा इनमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर ये होता क्या है। तो जब तक इस शब्दावलियाँ का किसी वर्ड का मेन हमें जो सही करेक्ट तात्पर्य या अर्थ होता है पता नहीं होगा, तब तक उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो जो टर्म आपके टेक्सटाइल में यूज़ किए जाते हैं पहले उनका ज्ञान हो। अगर टेक्सटाइल में जो टर्म यूज़ किए जाते हैं अगर उनका मतलब पता होगा तो वो अगर चैप्टर में कहीं आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी से उसको समझ जाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ये मतलब टॉपिक कह क्या रहा है और किसके बारे में है, और ये तात्पर्य बताने की क्या कोशिश कर रहा है। कि मान लीजिए आ गया कि धागे की प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा होती, तो जब आपको यही नहीं पता कि रेशम के धागे की प्रत्यास्थता बहुत हो, जब यही नहीं पता कि प्रत्यास्थता होती क्या है, तो ये क्या समझे कि रेशम में प्रत्यास्थता आखिर होती क्या है, प्रत्यास्थता अब अटक जाएंगे वहाँ पे होती क्या है। तो पहले ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, बहुत इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। क्योंकि पहले जो टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए कि टर्म है तो इसका मतलब क्या है। अगर वो थ्योरी में कहीं आएगा तो वो हम उस टॉपिक से रिलेट करके पढ़ लेंगे कि हाँ इसका तात्पर्य ये होता है, तो ये इसमें है तो ये इसका मतलब ये होगा। तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली टेक्सटाइल में बहुत डिफ़िकल्ट टर्म ऐसे ऐसे होते हैं, अगर जिसका मतलब नहीं पता है तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे ये आखिर है क्या, ये नहीं समझ पाएंगे पता नहीं कहाँ से आ गया, ये शब्द पता नहीं कि हमारे होम साइंस का है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके टेक्सटाइल में बहुत पड़ी हुई हैं। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी को पता है? तो प्रत्यास्थता क्या होता है? इलास्टिसिटी। रेशों को खींचकर अथवा तानकर छोड़ देने के पश्चात क्या करेंगे? रेशों को खींचकर, मतलब जैसे कि आपके पास क्या है, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास एक दुपट्टा है और आपने उसे दोनों तरफ से पकड़ा और खींचा, ठीक है। तो खींच देने के पश्चात खींच लिया और उसके बाद छोड़ दिया दोनों साइड से, तो जब खींचने पे क्या होगा, वो खिंच जाएगा, थोड़ा सा अपनी लंबाई से बढ़ जाएगा। लेकिन छोड़ देने के पश्चात क्या होगा, वो जैसा पहले था वो वैसा ही हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। मतलब जैसा उसका रूप पहले का था, खींचने के बाद तुरंत फिर अपना वैसा ही रूप प्राप्त कर लेगा। तो ये गुण क्या कहलाता है? रेशों का प्रत्यास्थता कहलाता है। मतलब ये आप लोगों का एक दुपट्टा है और इसको हमने इधर से पकड़ा, इधर से खींचा, तो ये यहाँ तक बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से छोड़ दिया, ये फिर इतना हो गया। तो ये क्या कहलाता है? रेशों में जो खींचने का गुण होता है और खींचने के पश्चात अपना आकार ग्रहण करने का गुण होता है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता कहलाता है। अब समझ में आ गया ना कि प्रत्यास्थता क्या होती है या इलास्टिसिटी क्या होती है। तो रेशों में जो खींचने का गुण होता है, खींचने के पश्चात अपना आकार ग्रहण करने का जो गुण होता है, वो प्रत्यास्थता कहलाता है। अब प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है दोनों। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यास्थता कहीं लिख जाएगा तो प्रतिस्कंदता, तो वो प्रतिस्कंदता को प्रत्यास्थता समझ लेते हैं और जो इलास्टिसिटी है वो लगा देते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन है, इनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम लोग अपनी क्लास में आज जानेंगे। तो जो रेजिलेंसी होती है वो क्या होती है? प्रतिस्कंदता। तो आप इसको इंग्लिश, अगर हिंदी में कंफ्यूज होते हैं तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, इंग्लिश में बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाने वाला। तो रेजिलेंसी क्या होती है? रेशों का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात, इलास्टिसिटी में क्या खींचा, इलास्टिक जानते हैं ना, इलास्टिक क्या होती है? खींचने पे बढ़ जाती है, तो वो होता है इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिक क्या होती? खींचने पे बढ़ जाएगी। तो जब खींचने बढ़ जाएगी तो उसको छोड़ देंगे तो पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेगी, वो क्या होगा? प्रत्यास्थता होगा, इलास्टिसिटी होगी। लेकिन प्रतिस्कंदता का मतलब होता है रेजिलेंसी, रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात, इसमें क्या करेंगे, हम रेशों को दबाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कपड़ा है, ऐसे हमने मुट्ठी में पकड़ लिया इसको गोल गोल करके और इसको मुट्ठी से अपनी दबा दिया, मतलब मुट्ठी में बंद कर लिया। तो दबा दिया, मुट्ठी में बंद करना का मतलब उस कपड़े को दबाया तो अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता और पहले जैसा था
दबाया तो वो दब गया, लेकिन जैसे हमने मुट्ठी खोली अपनी, वो पुनः अपने आकार को ग्रहण कर लेता है, अपने आयतन को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्कंदता कहलाता है। रेजिलेंसी का मतलब होता है रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद वो अपना पुनः आयतन प्राप्त कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? रेजिलेंसी कहलाएगा। मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, जब दबाएंगे तो वो कैसे, पहले रिलैक्स थे, दबा दिया तो वो कैसे हो गए? रिलैक्स नहीं थे, लेकिन फिर से छोड़ दिया तो फिर से वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब तो ये क्या होता है? रेशों का दबाने के पश्चात छोड़ देने के बाद वो अपना पुनः आयतन प्राप्त कर लेंगे। तो ये गुण कौन सा कहलाता है? ये रेजिलेंसी कहलाता है, प्रतिस्कंदता कहलाता है। तो प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों अलग अलग हैं। जो इलास्टिसिटी होगी उसमें रेशों में खिंचने का गुण होता है, खिंचने के बाद वो पुनः अपने आकार को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो रेजिलेंसी होती है उसमें दबाएंगे, रेशों को क्या करेंगे? थोड़ा सा दबाएंगे और जैसे ही उनको छोड़ देंगे वो अपने आयतन को प्राप्त करेंगे। तो क्या कहलाता है? रेजिलेंसी कहलाता है। आप जानते हैं कि सटने का गुण क्या होता है? कोहेसिवनेस क्या होती है, इसको भी जानते हैं। तो सटने का गुण क्या होता है? ये भी एक टेक्सटाइल का बढ़िया सा टर्म है, सटने का गुण। रेशों की आपस में सटने की क्षमता, रेशों की आपस में, जैसे ये रेशे बहुत सारे हैं, ये रेशे बहुत सारे, तो इनमें आपस में पास पास सटने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? कोहेसिवनेस कहलाता है, सटने का गुण कहलाता है। मतलब रेशों में आपस में पास पास जो सटने की क्षमता या गुण होता है वो क्या कहलाता है? कोहेसिवनेस कहलाता है। आप जानते हैं कि ताना और बाना क्या होता है? ताना और बाना में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ताना क्या होता है, बाना क्या होता है, ताना किसे कहते हैं, बाना किसे कहते हैं। तो ताना का मतलब होता है वार्प, वार्प वाला जो धागा होता है वो ताना, और बाना का मतलब होता है वेफ्ट। मतलब ताना का मतलब होगा, जैसे कि इस प्रकार से आप थोड़ा सा ट्रिक या रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो तना हुआ होगा वो क्या होगा? ताना। जैसे कि ऐसे, ये आपका कपड़ा है, ये आपका कपड़ा है, ये आपका कपड़ा है, ठीक है, ये आपका कपड़ा इतने मतलब इतना क्या है? लंबाई में, इस प्रकार से है, ये आपका कपड़ा हो गया, ठीक। और इसमें क्या है? तना हुआ, जो तना हुआ होगा वो क्या होगा? ताना होगा। तो ये वाला जो होगा, दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं, सब समझ में आएगा कि ये वाला जो होगा, ये तना हुआ, मतलब जो इस प्रकार का होगा, जो लंबाई में धागे होते हैं वो ताने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ताने कहलाते हैं। जो लंबाई में धागे होंगे वो ताने कहलाएंगे, और जो चौड़ाई में होते, तो ये क्या है? चौड़ाई है। और जो चौड़ाई में धागे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बाने कहलाते हैं। तो जो लंबाई में धागा होगा वो ताना कहलाएगा, जो चौड़ाई में धागा होता है वो क्या कहलाता है? वो बाना कहलाता है। बाना का मतलब होता है जो बुना गया हो, जैसे कि स्वेटर बुनते हैं हम लोग, तो जो बुनाई वाली जो सिलाई चलती है वो कैसे चलती है? क्षैतिज उसमें चलती है, क्षैतिज रेखा में चलती है। तो जो क्षैतिज रेखा में धागे होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं? बाना होता है। और जो सीधा सीधा होता है वो कपड़े में ताना होता है। तो समझ में आया ना कि ताना और बाना क्या होता है? वार्प एंड वेफ्ट क्या होता है? ताना का मतलब होता है बुनाई के लिए जो लंबाई का धागा होता है। कौन सा? लंबाई का। ये वर्टिकल वाले जो धागे होते हैं कपड़े में वो क्या होते हैं? ताना होता है। बाना का मतलब होता है जो इस प्रकार से होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, जिसमें ताने को फंसाया जाएगा, वो बाना कहलाता है, ठीक है। ताना और बाना क्या होता है? और ये किस प्रकार का होगा? अनुप्रस्थ का मतलब होता है क्षैतिज होगा, मतलब इस प्रकार का होगा। जो ताना होगा वो सीधा हुआ होगा, तना हुआ होगा वो ताना होगा। और बाने को भराई का धागा भी बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कड़ापन देने वाले पदार्थ। तो स्टिफनिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो किसी भी वस्त्र को क्या करेंगे? कड़ा करने का जो काम करेंगे, किसी भी वस्त्र को कड़ा करने का, स्टिफनेस प्रदान करने का काम करते हैं, वो स्टिफिंग एजेंट कहलाते हैं। तो वस्त्र पर स्टार्च या गोंद का जो कलफ होता है वो क्या कहलाता है? वो स्टिफिंग एजेंट कहलाता है। तो अगर कहीं कोई टर्म आ जाए कि कड़ापन देने वाले पदार्थों का यूज़ किया जाएगा, तो वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो वस्त्रों को कड़ापन प्रदान करते हैं। और ये किन वस्त्रों में यूज़ किया जाता है? ऐसे वस्त्र जो झिरझिरे होते हैं या बहुत ही जिनमें रेशे दूर दूर होते हैं, तो ऐसे वस्त्रों में कड़ापन देने के लिए स्टिफनिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाएगा? तो स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, इनका कलफ लगाकर उसमें यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि टाई एंड डाई क्या होता है। टाई एंड डाई क्या होता है? तो ये एक प्रकार की डाई होती है, मतलब रंगाई होती है, टाई एंड डाई। तो टाई एंड डाई का मतलब होता है वस्त्र को बांधकर रंगना। टाई एंड डाई का मतलब क्या होता है कि वस्त्र को बांधकर जब रंगा जाता है तो बंधाई रंगने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी?
टाई एंड डाई कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है जगह जगह, और ये क्यों बांधा जाता है, ताकि उसमें विशेष आकर्षक डिज़ाइन बन सके। क्या विशेष आकर्षक डिज़ाइन को बनाने के लिए कपड़े को जगह जगह से धागे से बांधा जाता है। और जो धागे से बांधने की प्रक्रिया होती है कपड़े को, वो क्या कहलाती है, वही टाई एंड डाई कहलाती है। क्योंकि टाई का मतलब होता है बांध दिया जाएगा, और बांधने के बाद वस्त्र को रंग दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है। तो वस्त्र को बांधने के बाद रंगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टाई एंड डाई कहलाती है। विमंजन क्या होता है, स्टीपिंग, ये भी बहुत आया हुआ वर्ड है स्टीपिंग। स्टीपिंग क्या होता है, तो वस्त्र को धोने से पहले पानी में फुलाना, मतलब वस्त्र को धोने से पहले, धुलने से पहले क्या है, पानी में भिगोया जाता है। तो वो भिगोने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्टीपिंग कहलाती है। तो स्टीपिंग का मतलब क्या होता है कि वस्त्र को धोने से पूर्व जो भिगोने की प्रक्रिया होती है, पानी में भिगोने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्टीपिंग या विमंजन कहलाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपके जो यूजीसी नेट है उसमें तो बहुत ये सारे टर्म ही पूछे जाते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम में आई हुई। तो स्टीपिंग क्या होता है, वस्त्र को धोने से पहले पानी में जो भिगोने की प्रक्रिया होती है वो स्टीपिंग कहलाती है। अगला है खंगालना। रिनिशिंग क्या होता है, तो खंगालना क्या होता है, धुलाई के बाद वस्त्र को अंतिम रूप से स्वच्छ जल से खंगालना। खंगालने का मतलब क्या होता है, जब वस्त्र को पूरी तरीके से धुल लेते हैं हम लोग, वो स्वच्छ और साफ हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, एक आखिरी बार स्वच्छ पानी में डाल करके उसको अच्छे से हिला के निकाल लिया जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, खंगालना कहलाती है। रिनिशिंग कहलाती है धुलाई के बाद वस्त्र को जब अंतिम रूप से लास्ट बार उसको पानी में डाल के निकाला जाता है, तो स्वच्छ जल से बाहर निकालने की वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, खंगालना या रिनीजिंग कहलाती है। अगला है नैपिंग। तो नैपिंग क्या होता है, नैपिंग जानते हैं, वस्त्र की सतह पर रुएं उठाना। वस्त्र की सतह, आपने देखा होगा कोई कोई वस्त्र होता है जैसे कि वेलवेट का होता है जो कपड़ा, उसके ऊपर छोटे छोटे रोएं रहते हैं, तो छोटे छोटे रोएं रहते हैं, तो वस्त्र के ऊपर वैसा उभरा हुआ या वैसी उभरी हुई सतह या सरफेस जो उठाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, नैपिंग कहलाती है। नैपिंग का मतलब होता है कि किसी भी वस्त्र की सतह पर छोटे छोटे रोएं उठा दिए जाएंगे, वो प्लेन है उस पर नैपिंग के द्वारा छोटे छोटे रोएं उठा दिए जाते हैं, और रोएं उठाने की वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, नैपिंग कहलाती है। तो वस्त्र की सतह पर रोएं उठाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नैपिंग कहलाती है। अगला है मोयरिंग। मोयरिंग क्या होता है, तो ये सारी इतनी क्या है, ये आपकी परिसज्जाएं हैं। फिनिशिंग है, तो इनके द्वारा वस्त्र को आकर्षक व सुंदर बनाया जाता है, चमकदार बनाया जाता है। ये सब क्रियाएं जो परिसज्जाएं हैं वो उनके द्वारा करी जाती हैं। मोयरिंग क्या होता है, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना। मोयरिंग क्या होता है, किसी भी वस्त्र की सतह पर लहरदार, आपने कोई कोई वस्त्र देखा होगा तो उस पर ऐसा लगता है कि पानी की जो धारा है उस तरह मतलब उस तरीके के क्या बने हुए, नमूने बने हुए हैं या उस तरह का डिज़ाइन बना होता है। तो किसी की वस्त्र की सतह पर लहर के समान जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, मोयरिंग कहलाता है। मतलब किसी वस्त्र की सतह पर लहर के समान नमूने अंकित करना क्या कहलाएगा, मोयरिंग कहलाता है। लहरदार नमूने जब अंकित किया जाता है किसी वस्त्र की सतह पर तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मोयरिंग कहलाती है। कैलेंडरिंग क्या है, तो कैलेंडरिंग को भी जान लेते हैं। वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना। कैलेंडरिंग क्या होता है, वस्त्र को अंतिम रूप से जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है, उसमें सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तो लास्ट में तो उसमें क्या होता है, फिनिशिंग दी जाती है एक वस्त्र को चिकना बनाने के लिए। तो वस्त्र को जब पूरा वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है, पहले क्या होता है, धागा होता है, वो रेशा होता है, रेशे से क्या बनेगा, धागा बनेगा, धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो ये टेक्सटाइल की एकदम इकाई बेसिक चीज़ है जो बता रहे हैं। पहले आपके पास रेशा होगा, रेशे को मिला के, बहुत सारे रेशों को मिला के, 2-3 रेशों को मिला के धागा बनाया जाता है, और धागे को बुन करके क्या बनाया जाता है, धागे पर कताई प्रक्रिया वो करके क्या बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा। कपड़े से तब वस्त्र बनाया जाता है। तो इतनी प्रक्रियाएं होती तब जाके आपका वस्त्र तैयार होता है। और वस्त्र बनाने के पहले उसमें क्या करी जाती है, बहुत सारी परिसज्जाएं करी जाती है ताकि वस्त्र देखने में सुंदर, आकर्षक, चिकना और चमकदार लगे। तो वस्त्र को चिकना और चमकदार कैसे दिखाया जाता है, कैलेंडरिंग की प्रक्रिया के द्वारा। कैलेंडरिंग क्या है, एक परिसज्जा है जिसके द्वारा वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना किया जाता है। और चिकना कब किस प्रकार किया जाता है, तो कैलेंडरिंग एक प्रकार की प्रेस की प्रक्रिया होती है जिसमें वस्त्र को बहुत सारे लंबे लंबे थान या मीटर्स में कपड़े होते हैं, उनको एक साथ मशीन में डाल के क्या प्रेस किया जाता है। तो कैलेंडरिंग का मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में वस्त्र को एक साथ प्रेस करना और उस पर चिकना रूप देना, उस वस्त्र को क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है।
अगला है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग कौन से कपड़े पे की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मर्सराइजिंग जो होती है वो कॉटन के कपड़े पर होती है। किस पर? कॉटन के कपड़े पर। और क्यों की जाती है? कॉटन के कपड़े को रेशम जैसा इफेक्ट देने के लिए या कॉटन के कपड़े पर रेशम जैसा प्रभाव डालने के लिए उस पर मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मर्सराइजिंग किस पर की जाती है, तो कॉटन पर करी जाती है। क्यों की जाती है? तो कॉटन के कपड़े पर रेशम जैसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मर्सराइजिंग की जाती है। मर्सराइजिंग किस लिए की जाती है? ताकि कॉटन के कपड़े की जो सतह होती है उसको रेशम के समान चिकना बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? चिकना। तो मर्सराइजिंग क्यों की जाती है? कॉटन के कपड़े पर रेशम की तरह चिकना इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए मर्सराइजिंग की प्रक्रिया कॉटन के कपड़े पर करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये सारे टर्म ऐसे हैं कि आपके हर होम साइंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम में, आपके हर जो एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आप लोग टेक्सटाइल कोई भी एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें टेक्सटाइल तो पढ़ते हैं और टेक्सटाइल में ये सारी चीज़ें हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला टर्म है साइजिंग। तो साइजिंग क्या होता है ये भी जान लेते हैं। साइजिंग क्या होता है? वस्त्र के सतही दोषों को छिपाना। मतलब जब कपड़ा बन के तैयार होता है, कपड़ा जब करघे से उतरता है, कपड़ा ग्रे गुड जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा होता है तो कैसा होगा? थोड़ा सा पीलापन होता है, उसमें थोड़ा सा गंदा सा होता है, क्योंकि उसमें जो मशीन की सारी चीज़ें तेल वेल ये सब लगा होता है गंदगी, तो वो क्या कहलाता है? ग्रे गुड कहलाता है। और कपड़े बनने के बाद उस पर परिसज्जाएँ की जाती है। थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा? जो इफेक्ट आ जाता है, जो उसकी सतह जो थोड़ी बहुत ख़राब होती है, उन दोषों को छिपाने के लिए उस पर जो प्रक्रिया की जाती है, परिसज्जा की जाती है, वो क्या कहलाती है? साइजिंग कहलाती है। मतलब वस्त्र की सतह पर जो दोष होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको भरने के लिए उस पर जो प्रक्रिया की जाएगी, परिसज्जा करी जाती है, वो क्या कहलाती है? साइजिंग कहलाती है। टेंटरिंग क्या होता है? तो टेंटरिंग वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई में हुए असमानता को दूर करना। जब जो कपड़ा होता है करघे से उतारा जाता है, करघे पर बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है, और वो कपड़ा जब करघे से उतरता है तो क्या कहलाता है? ग्रे गुड कहलाता है। और जब करघे से कपड़ा उतरता है तो उसका जो आकार होता है, मान लीजिए हमने 4 मीटर करघे पे कपड़ा बनाया तो हमारा कपड़ा यूँ निकला, यूँ तिरछा है, ये इधर किनारा है, ये इधर किनारा, ये इधर किनारा है, तो इसको चौकोर जब हम लोग बनाएंगे, इस प्रकार से जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको समान आकार में आकार देने की जो प्रक्रिया होती है वो साइजिंग कहलाती है। कि इस आड़े तिरछे कपड़े को काटकर सीधा कर दिया जाता है और वस्त्र बनाने योग्य कपड़ा उसमें से निकाल लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेंटरिंग कहलाती है। टेंटरिंग क्या होता है? वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई में हुई असमानता, जो ये असमानताएं हो गई हैं, ये जो तिरछापन हो गया कपड़े में, ये काट कर हटा दिया जाता है, उसमें से सीधा कपड़ा निकाल लिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? टेंटरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? टेंटरिंग कहलाता है। अगला है बीटलिंग। तो बीटलिंग क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटलिंग क्या होता है? गोल धागों को चपटा बनाने की क्रिया, सतह को कूटना। बीटलिंग का मतलब होता है जो आपके जो धागे होते हैं वो कैसे होते हैं? यूं होते हैं, गोल होते हैं ना, ये गोलपन होता है, तो उसको पीट पीट के क्या बना दिया जाता है? चपटा बना दिया जाता है, चपटा। तो गोल धागों की सतह को पीट कर चपटा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, बीटिंग का मतलब होता है पीटना। तो बीटिंग का क्या मतलब? पीटा होता है। तो बीटलिंग का क्या मतलब होता है? गोल धागों को मार मार के उसकी सतह को क्या बना दिया जाता है? मार मार के कूट कूट के उसको चपटा बना दिया जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीटलिंग कहलाती है। तो धागों को मारना, कूटना और उनको कूट कूट के क्या बना देना? चपटा बना देना। उनको उनकी जो गोल आकार है या आकृति है उसको कूट कूट के चपटा बना देना। तो चपटा बनाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीटलिंग कहलाती है। अगला है पटोला। तो पटोला क्या होता है? ये भी बहुत पूछा जाता है कि पटोला क्या होता है। पटोला गुजरात में निर्मित वस्त्र। पटोला वस्त्र कहाँ का होता है? तो गुजरात का होता है। पटोला कहाँ से फेमस है? गुजरात से है। तो ये भी पूछा जाता है पटोला जो है वो कहाँ से है? तो गुजरात से है। तो निर्मित वस्त्र चटकीले भड़कीले रंगों में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें विवाहितों के लिए शुभ माना जाता है। पटोला कहाँ से है? तो पटोला गुजरात में बहुत ही प्रचलित वस्त्र है। और इसे कब पहना जाता है? तो विवाहितों के लिए शुभ माना जाता है। मतलब जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं वो पहनती हैं। और ये वस्त्र कैसा होता है? तो बहुत ही चटकीले और भड़कीले रंगों वाले होते हैं। पटोला कहाँ का है? तो कितने क्वेश्चन बन गए इससे। पटोला गुजरात का है। कैसा होता है? तो चटकीला और भड़कीला वस्त्र होता है। इसको कौन पहनता है? तो जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो पटोला जो वस्त्र होता है उसको धारण करती हैं। अगला है कलमदार। कलमदार क्या होता है? कलम से रंगे गए नमूने वाले वस्त्र। मतलब ऐसे वस्त्र
जो बनने के पश्चात कलम से मतलब हाथ से रंगे जाते हैं कलम की सहायता से, वो क्या कहलाते हैं? कलमदार कहलाते हैं। तो कलम से रंगे गए नमूने वाले जो वस्त्र होते हैं वो कलमदार कहलाते हैं। अगला है वस्त्र गुणांक। ये भी बहुत पूछा जाता है कि वस्त्र गुणांक होता क्या है। तो जो फैब्रिक काउंट है प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या, मतलब 1 इंच कपड़ा जो है उसके 1 इंच जो आपका बहुत 2 मीटर कपड़ा है, उस 2 मीटर कपड़े में 1 इंच में कितने धागों की संख्या, कितने धागे प्रयोग किए गए, उन धागों का जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है कि गिनने में वो धागे कितनी संख्या में है। तो 1/1 इंच कपड़े में जो धागों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है, फैब्रिक काउंट कहलाती है। तो जो वस्त्र गुणांक होता है वो क्या होता है? प्रति 1 इंच वस्त्र में प्रयोग किए गए धागों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वस्त्र का गुणांक कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए और स्टार कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणांक क्या होता है। तो प्रति 1 इंच कपड़े में जो धागों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वो गुणांक कहलाती है। यार्ड नंबर क्या होता है? धागों की संख्या क्या होती है? तो यार्ड नंबर क्या होता है? धागों की बारीकी का माप, 1000 मीटर धागे का वजन। धागे का नंबर क्या होता है? उसकी बारीकी का जो माप किया जाता है उसी के आधार पर, धागा कितना पतला है मोटा है उसी के आधार पर उसको नंबर प्रदान किया जाता है। तो धागे का नंबर क्या होता है? वस्त्र की बारीकी के आधार पर उसको जो नंबर प्रदान किया जाता है वो धागों का नंबर कहलाता है। और वो कब प्रदान किया जाएगा? जो 1000 मीटर है धागे के वजन पर उसको प्रदान किया जाता है। कैलिको क्या होता है? तो कैलिको एक कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। कैलिको क्या होता है? साधारण बुना वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती, ऐसा वस्त्र जो सिंपल बुनाई से बुना गया हो, साधारण बुनाई से बुना गया हो, उसकी चौड़ाई कितनी हो? 120 सेंटीमीटर हो, तो ऐसा वस्त्र क्या कहलाता है? कैलिको कहलाता है। उसको एक विशेष नाम दे दिया गया है, कैलिको। तो अगर पेपर में आएगा कैलिको क्या होता है, तो जिसको पता ही नहीं टेक्सटाइल में ये टर्म है तो वो समझेगा कैलिको क्या है, होता क्या है, पता नहीं, किसी पेन का नाम है, किसी कढ़ाई का नाम है, क्या है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन कैलिको क्या होता है? कैलिको एक साधारण बुना वस्त्र होता है जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर होती है। ऐसा साधारण बुनाई से बुना हुआ कपड़ा जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर हो वो क्या कहलाता है? कैलिको कहलाता है। अगला है कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक क्या होता है? ये भी एक कपड़ा होता है। ये कपड़ा कैसा होता है? महीन सादी बुनाई वाला सूती कपड़ा होगा। जो कैम्ब्रिक होगा वो कौन सा होगा? महीन सादी बुनाई होगी, लेकिन वो कपड़ा कौन सा होगा? सूती कपड़े पर जब महीन सादी बुनाई कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? कैम्ब्रिक कहलाता है। मतलब सूती धागों से जब महीन सादी बुनाई कर दी जाएगी तो वो वस्त्र कैसा बनेगा? साधारण बुनाई का महीन सादी बुनाई का बनेगा, तो वो वस्त्र क्या कहलाता है? कैम्ब्रिक कहलाता है। तो कैम्ब्रिक क्या होता है? महीन सादी बुनाई का जो सूती कपड़ा होता है वो कैम्ब्रिक कहलाता है। डेनिम क्या होता है? डेनिम भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है कि डेनिम क्या होता है। तो डेनिम कौन सा कपड़ा होता है? ये भी एक प्रकार का कपड़ा है। डेनिम क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है। क्या होता है? एक भारी सूती कपड़ा। और डेनिम कौन सा कपड़ा होता है? सूती कपड़ा होता है जो ट्विल बुनाई से बुना गया होता है। तो डेनिम कपड़ा कौन सा होता है? कौन सा कपड़ा यूज़ किया जाता है डेनिम की बुनाई में? सूती कपड़ा होता है। और उसमें बुनाई कौन सी होती? तो ट्विल बुनाई का यूज़ किया जाएगा। बाना तथा बाने धागे का बुनाई में, ट्विल बुनाई में यूज़ किया जाएगा। और जो नीले रंग का होगा वो ताने का धागा होता है। तो डेनिम कौन से कपड़े का बना होता है? डेनिम सूती कपड़े का बना होता है। उसमें बुनाई कौन सी यूज़ की जाती है? ट्विल बुनाई यूज़ की जाती है। और जो ताने का धागा होता है वो कौन से रंग का होता है? तो वो नीले रंग का धागा होता है। जो ताने का धागा डेनिम में यूज़ किया जाता है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार बना लीजिए। पूछा जाता है फलालेन क्या होता है? तो फलालेन भी एक कपड़ा है। क्या होता है? कपड़ा होता है। फलालेन कपड़ा होता है। और किस प्रकार का होता है? तो सूती एवं ऊनी रेशों के संयोग से बना नरम वस्त्र जिसे परिसज्जा द्वारा रोएदार बनाया जाता है वो कपड़ा क्या कहलाता है? फलानेल कहलाता है। क्या कहलाएगा? फलानेल कहलाता है। तो फलालेन क्या है? एक कपड़ा है जो सूती और ऊनी रेशों को, दो रेशों को मिला के बनाया जाता है। कौन से रेशे होंगे? सूती होगा और ऊनी, दो रेशों को मिला के बनाया जाएगा। दोनों रेशों के संयोग से जो मिलकर वस्त्र तैयार होगा परिसज्जा के द्वारा वो कैसा होगा? नरम रोएदार होगा। तो जो फलालेन होगा वो सूती ऊनी के संयोग से बना एक नरम रोएदार वस्त्र होता है। तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट टर्म थे जो आज हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो गाइस क्लास कैसी लगी आप लोगों को?
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासें पड़ी हुई हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो की देखना चाहते हैं, वीडियो या क्लासेस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी इफेक्टिव क्लासेस हर रोज़ मिलती रहेंगी और ऐसे टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। अगर पेपर उठा के देखेंगे तो इन सारे टॉपिक से, इन सारे टर्म से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।